हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपी पीएससी। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 की सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से प्रागैतिहासिक काल। सब टॉपिक पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। तो सभ्यताएं दी हुई हैं और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। तो इसका क्रम सही है क्या है? एस्टेक, माया, मुइस्का और इनका। ठीक है, ये सभी सभ्यताएं जो हैं ये मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में व्याप्त थी। चलिए देखते हैं डिटेल इसका। उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? एस्टेक, माया, मुइस्का, इनका। एस्टेक, माया, मुइस्का, इनका। एस्टेक, माया, मुइस्का, इनका। आप ऐसे 4-5 बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं एस्टेक सभ्यता कहाँ थी। तो ये मध्य मैक्सिको में था। माया अमेरिका में एक ऐसे क्षेत्र में स्थित था जो वर्तमान में दक्षिणी मैक्सिको, युकाटन प्रायद्वीप, ग्वाटेमाला, बेलीज और उत्तरी अल सल्वाडोर से मिलकर बना है। मुइस्का साम्राज्य सभ्यता दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी कोलंबिया। इनका साम्राज्य का विस्तार जो है वो दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी भाग में था। इस भाग के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पेरू, इक्वेडोर, चिली और पश्चिमी अर्जेंटीना शामिल था। ठीक है, तो सभ्यताएं कौन कौन सी हो गई? एस्टेक, माया, मुइस्का, इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता से है। ऋग्वेद है क्या? स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ। तो ऋग्वेद क्या है? एक स्रोतों का संकलन है। डिटेल देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें मुख्यतः स्रोतों का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 10 से 28 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्र या होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऐतरेय और कौशिक की ऋग्वेद के दो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? कौन अंतिम था? शुभद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए डिटेल देख लेते हैं। बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति सुभद था, जबकि आनंद उनका सर्वप्रिय शिष्य था। दोनों नाम याद रखना है। सुभद जो है वो सबसे अंतिम शिष्य था जिसे महात्मा बुद्ध ने दीक्षित किया था, और आनंद जो था उनका सर्वप्रिय शिष्य था, जिसके अनुरोध पर ही क्या किया था? महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक, किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पे, जो कि उनके कौन थे? महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य मौर्योत्तर काल से रिलेटेड निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता था? तो एका ब्राह्मण किसके लिए यूज होता था? आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए यूज होता था। डिटेल देख लेते हैं। एका ब्राह्मण अथवा आदित्य ब्राह्मण सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में कहा गया है। गौतमी बलश्री कौन थी? गौतमी बलश्री जो है इनकी माता थी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था, जिसके सैनिक विजयों की जानकारी इनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इसे ब्राह्मण का एकमात्र रक्षक कहा गया है। किसे? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख पर किसका उल्लेख मिलता है? जहांगीर का उल्लेख मिलता है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें जहांगीर का एक लेख, अशोक की रानी करुवाकी का लेख तथा अशोक का निर्देश भी खुदा हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में स्थापित था, जिसे अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया गया था। ये जितनी भी लाइनें दी हुई सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं और पूछे भी गए हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखित है? तो हरिशेर द्वारा रचित है। ठीक, इस पर किसके विषय में जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें जहांगीर का एक लेख भी है। ठीक,
अशोक की रानी करुवाकी का भी लेख है और अशोक के निर्देश भी खुदे हुए हैं, ठीक? यानी कितने इसमें शासकों का उल्लेख है, समुद्रगुप्त है, फिर आपका कौन है? अशोक है, जहांगीर है, ठीक है? आगे देखते हैं, मूलतः ये अभिलेख जो है वो कहाँ पे था? कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर द्वारा क्या किया गया? इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सूची 1, सूची 2 दिया हुआ है। एक तरफ शासक दिए हुए हैं, कुषाण, गुप्त, सातवाहन, कलचुरी, ठीक है, वंश है, और दिया है आपको यहाँ पे सिक्के, ठीक है, स्वर्ण एवं ताम्र, स्वर्ण एवं रजत, स्वर्ण और स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। कह रहे कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक? तो कुषाण, क्या कुषाणों ने स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे? क्या गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चलाए थे? क्या सातवाहनों ने स्वर्ण के सिक्के चलाए थे? और क्या कलचुरी वंश के शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे? तो इसमें कौन सा गलत है? ठीक, तो आपका सी गलत है, सातवाहन। सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। ठीक, चलिए डिटेल देख लेते हैं। सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं कराया था, अपितु इसके स्थान पर उन्होंने चांदी, तांबा, सीसा व पोटीन यानी कि कांसा के सिक्कों का प्रयोग किया था। यानी कि सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, याद रखना। इसके अलावा इन्होंने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन यानी कांसा के सिक्कों का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सीसे का सिक्का चलाने वाला प्रथम वंश सातवाहन वंश ही था। ठीक, सीसे के सिक्के चलाने वाले प्रथम वंश का नाम क्या था? सातवाहन वंश था। ठीक, इस सिक्के को रोम से मंगाया जाता था। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन भी करता है। देखिए, आपको अगर पूछा जाए स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत यानी सबसे पहले किसने चलाया था, तो हिंद यवन शासकों ने चलाया था, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलाए थे। और शीशे के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक का नाम क्या था? शातवाहन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है? भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, औसिया मंदिर। तो किसका शिखर जो द्रविड़ शैली में बना है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर जो है वो द्रविड़ शैली में बना है। ग्वालियर के तेली मंदिर में नक्काशी मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में, जबकि शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। जो नक्काशी मूर्तियां हैं वो उत्तर भारतीय शैली में है, ठीक, लेकिन जो शिखर है वो दक्षिण या द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। इस मंदिर की वास्तुशैली में हिंदू बौद्ध दोनों वास्तुकला का मिश्रण समाहित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के व्यापार से प्राप्त धन से हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है तेली मंदिर रखा गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मिडेवल हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली थी। ठीक है, इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, किंतु ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसलिए डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा राजा था जो मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? तो कौन था? जयचंद था। डिटेल है इसका। मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में। कब हुआ था? 1194 में। जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था, जिसके दरबार में संस्कृत के महान विद्वान श्री हर्ष रहते थे, जिन्होंने नैषध चरित नामक ग्रंथ लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल साम्राज्य से
निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो कौन थे वो? कछवाहा थे। डिटेल देखते हैं। आमेर के कछवाहा शासक भारमल अथवा बिहारीमल पहला राजपूत राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है आपसे कि अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ठीक, यानी पहला राजपूत राजा कौन था? तो कौन थे वो? राजा बिहारीमल, जो कि आमेर के कछवाहा शासक थे। ठीक, भारमल या बिहारीमल। 1562 ईस्वी में अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर की यात्रा के समय राजा भारमल ने उससे अपनी पुत्री हरखा बाई से विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सूची दो से सुमेलित करना है तथा सही उत्तर का चयन करना है। कुछ शासक दिए हुए हैं और कब से कब उनका कार्यकाल रहा है। हॉकिंस है, टॉमस रो है, मनुची, रॉल्फ फिंच। ठीक, देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका बी सही है, यानी कि हॉकिंस का कार्यकाल क्या रहा है? 1608 से 1611 ईस्वी में। टॉमस रो का 1615 से 1619 ईस्वी। मनुची का जो है यहाँ आपका ये 1708 है। ठीक है, तो मनुची का कार्यकाल क्या है आपका? 1653 से 1708 ईस्वी। और रॉल्फ फिंच का क्या है? 1585 से 1586 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल देख लेते हैं। महाभारत का रज़्मनामा नाम से फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी द्वारा किया गया था। यानी अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी ने दोनों ने मिलकर किया था महाभारत का अनुवाद फारसी में। किस नाम से? रज़्मनामा नाम से। ठीक है, फारसी में किया था अकबर के समय में। अबुल फजल ने कालिया दमन और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो भारत से बाहर मकबरा किसका स्थित है? जहांगीर का। चलिए डिटेल देखते हैं। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी लाहौर यानी पाकिस्तान में। इसके मकबरे का निर्माण नूरजहां द्वारा करवाया गया था, जबकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में, जहांदार शाह का मकबरा खुसरो बाग इलाहाबाद में स्थित है। ये याद रखिएगा पूरी लाइनें। ठीक है, क्या है? लाहौर यानी पाकिस्तान में किसका मकबरा है? तो आपका जहांगीर का। ठीक है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। जहांगीर का मकबरा आपने पढ़ा कहाँ है? तो ये लाहौर में है। और जहांदार शाह का मकबरा खुसरोबाग इलाहाबाद में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। पहला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। चलिए डिटेल देख लेते हैं। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है। द असम कंपनी, जिसकी स्थापना 1839 ईस्वी में 5 लाख की पूंजी के साथ असम में की गई थी। इसका मुख्यालय नजीरा, जो कि असम में है। चलिए आगे देखते हैं। 1857 का विद्रोह 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसे दिया था? बख्त खान को। डिटेल देखते हैं। 1857 के क्रांतिकारियों में एक उपेक्षित किंतु महत्वपूर्ण नेता बख्त खान था, जिसने 18 मई 1858 को मुगल सेना नायक के रूप में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। बख्त खान को बहादुर शाह जफर द्वारा साहब ए आलम बहादुर का खिताब प्रदान किया गया था। जुलाई 1851 में दिल्ली में एक विद्रोह न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जिसका प्रधान बख्त खान को ही बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, दिया है आपके पांडिचेरी कुछ स्थान दिए हुए हैं और यहाँ पे कौन सी कंपनी का जो शासन था
या कौन सी व्यापारिक कंपनियों ने यहाँ पे अपना व्यापारिक कोठी बनाई थी। ठीक है, तो उसके बारे में दिया है, चलिए देखते हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं, यानी कि डिटेल देखते हैं। पांडिचेरी में किसका शासन था? फ्रेंच का था, यानी फ्रांसीसियों का था। गोवा में पुर्तगालियों का था, और ट्रावनकोर में डेनिश यानी डेन का था, और मद्रास में डचों का शासन था। चलिए आगे देखते हैं। कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1932 ईस्वी में जो हुआ था, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ये आपका दिया है कथन। ठीक है, कारण दिया है क्या? गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यानी कि आपका कथन जो है वो गलत है और कारण सही है। डिटेल है, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि इसलिए गलत हो गया है, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व जो किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, 1931 में। गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, इसलिए ये सही है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन असत्य है और कारण सत्य है। गांधी इरविन समझौते में इसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन, कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा आदि प्रावधान हस्ताक्षरित किए गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ होकर 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी के साथ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन से जहाज से भाग लेने गए थे? तो एसएस राजपूताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें कुछ क्रांतिकारियों के नाम दिया और स्थान दिया, यानी कौन से क्रांतिकारियों ने कहाँ से अपना प्रतिनिधित्व दिया था 1857 की क्रांति में। चलिए देख लेते हैं, इसका ऑप्शन जो है डी सही है। डिटेल देख लेते हैं। नाना साहब ने कहाँ से किया था प्रतिनिधित्व? कानपुर से किया था। नवाब हामिद अली खान ने दिल्ली से किया था। मौलवी अहमद उल्लाह ने कहाँ से दिया था? तो लखनऊ से दिया था। और मनीराम दीवान जो थे वो असम से थे। चलिए आगे देखते हैं। डिटेल और भी आगे देख लेते हैं। मौलवी अहमद उल्ला खां उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने लखनऊ एवं फैजाबाद दोनों स्थलों पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। ये ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने लखनऊ और फैजाबाद दोनों जगहों पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कौन थे? मौलवी अहमद उल्ला खान थे। ठीक है, जिन्होंने लखनऊ और फैजाबाद दोनों स्थलों से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। आगे ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 इनाम देने की घोषणा की थी। जगन्नाथ सिंह ने विश्वासघात करके इन्हें मार डाला था। मौलवी अहमदुल्ला शाह को 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसे जो है 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस कहा जाता था? तो मौलवी अहमद उल्ला शाह को 1857 का क्या कहा जाता था? 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस कहा जाता था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। क्या दिया है? स्टेटमेंट है, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। यानी ये कथन किसके बारे में बात कर रहा है? चलिए देख लेते हैं।
किया गया था, ये किसके बारे में है? ये बीएम मालाबारी के बारे में है। डिटेल देख लेते हैं। बीएम मालाबारी एक समाज सुधारक थे जिन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। वे संमति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। बहराम जी मेरवान जी मालाबारी यानी बीएम मालाबारी का जन्म 18 मई 1853 को बड़ोदरा यानी गुजरात में हुआ था। इंडियन स्पेक्टेटर का विलय वॉइस ऑफ इंडिया में कर दिया गया। इसका संपादन वर्ष 1883 से मालाबारी ने दादा भाई नौरोजी एवं विलियम मिडबर्न के साथ मिलकर किया था। आगे देखते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो ये विट्ठल भाई पटेल थे। डिटेल देख लेते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल ने 1919 के रॉलेट सत्याग्रह तथा 1920 के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। 1919 में उन्हें कांग्रेस की ओर से इंग्लैंड में संयुक्त सुधार समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु इंग्लैंड भेजा गया था। विट्ठल भाई पटेल ने वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1923 में इनका चुनाव केंद्रीय विधानसभा में सदस्य के रूप में हुआ था, चुने गए। तत्पश्चात 1925 में इस सभा का अध्यक्ष भी इन्हें चुना गया था। इन्होंने 1930 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। इनका 22 अक्टूबर 1933 ईस्वी को जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में निधन हो गया था। इनका अंतिम संस्कार 10 नवंबर 1933 को कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप पहला संस्था दिया है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। आपको हिसाब से क्रोनोलॉजी पूछा है। क्रोनोलॉजी हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट या बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका ऑप्शन सही है क्या? 1 2 3 4 यानी आपको ये क्रम से दिया ही हुआ है। चलिए डिटेल देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1836 में ही हुई थी। ठीक है। आगे सेकंड है लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। तो आपका क्रोनोलॉजी ये क्रम से ही दिया हुआ है 1 2 3 4, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है। वीडी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजूमदार, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857 टू 1858 और एसबी चौधरी, द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1859। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है। बाकी सभी कथन जो है वो सुमेलित हैं। तो आपको बता दें कि जो अवध इन रिवोल्ट है ये रुद्रांशु मुखर्जी जी की पुस्तक है। अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858 पुस्तक के लेखक कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी हैं। ठीक है। बाकी सभी कथन जो है सुमेलित हैं। वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूम द्वारा लिखी गई है द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 और एस.बी. चौधरी द्वारा लिखी गई है द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। ठीक है। तो आपका स्थान दिया है मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब। तो क्वेश्चन में कहा है कि 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। कहाँ कहाँ नहीं बना था? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3 और 4, यानी कि बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। डिटेल देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 प्रांतों मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, आई रिपीट, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में
बहुमत से मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत यानी पश्चिमोत्तर प्रांत तथा असम में कांग्रेस ने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया था। ठीक, केवल बंगाल, पंजाब व सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। कहाँ-कहाँ नहीं बनी थी? बंगाल, पंजाब और सिंध में। तो ऑप्शन में आपका पंजाब और बंगाल दिया हुआ है और आपका इसके अलावा सिंध में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। ठीक है, बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। पंजाब में मुस्लिम लीग व यूनियनिस्ट पार्टी, जबकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी व मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनी थी। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।